हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 3 ऑनर्स के पेपर 6 के सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी के ग्रुप ए के बारे में पुनः आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हमने गेस्टाल्टवाद की चर्चा की थी, गेस्टाल्टवाद के कंट्रीब्यूशन की चर्चा की थी, गेस्टाल्टवाद के द्वारा दिया गया परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड थिंकिंग के थ्योरी की चर्चा की थी। अब हम देखेंगे कि गेस्टाल्टवादियों की आलोचनाएं भी हुई हैं। उनके लाख कई कंट्रीब्यूशन रहने के बाद भी गेस्टाल्टवादियों की आलोचनाएं या समालोचना की जाती रही है। उस पर हम एक एक बिंदु चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है कि मार्क्स तथा क्रोनेन हिलिक्स ने 1987 में गेस्टाल्टवाद का जो समालोचना किया, उसके आधार पर कहा कि मनोविज्ञान, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान ज़रूरत से ज़्यादा सिद्धांत पर आधारित था तथा उनके अवधारणाओं के समर्थन में पर्याप्त सबूत की कमी का होना बताया और संपूर्ण गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का स्वरूप ज़रूरत से ज़्यादा उदार है, जिसे आनुभविक रूप से, एम्पिरिकल रूप से परिभाषित करना थोड़ा कठिन था। जैसे उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इनसाइट का जो थ्योरी है, सूझ का जो सिद्धांत है, उसमें सैद्धांतिक रूप से अनुमान तो लगाया जा सकता है, परंतु आनुभविक रूप से उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परसेप्शन संबंधी जो थ्योरी था, परसेप्शन संबंधी थ्योरी में भी विभिन्न प्रकार के बहुत से ऐसे सब थ्योरी थे जिसको ठीक ढंग से परिभाषित करना बहुत आसान नहीं था, बल्कि वह क्लिष्ट था। हैरोयर ने भी, जो कि कोपका के छात्र रहे, प्रमुख छात्रों में थे, उनका भी कहना था कि संगठन की ठीक ढंग से व्याख्या नहीं की गई। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या परसेप्शन एज ए होल, जितनी भी बातें की गई थी, उसमें संगठन पर प्रत्येक गेस्टाल्टवादी काफ़ी जोर देते थे। लेकिन इन आलोचकों ने यह भी कहा कि यदि संगठन पद को विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न ढंग से व्याख्या करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो परसेप्शन का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना संभव ही नहीं होता है। तीसरी आलोचना करते हुए कही गई कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को लोगों ने मिस्टिकल या रहस्यवादी या मिथिकल होने का दावा किया गया, काल्पनिक या रहस्यवादी कहा गया। इस आलोचना के आधार पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान काफ़ी कॉम्प्लेक्स माना जाने लगा और जटिलता के आधार पर ही इसे रहस्यवादी या काल्पनिक कहा गया या कल्पित कहा गया। परंतु यदि इस आलोचना को हम देखेंगे तो पाएंगे कि यह जो आलोचना है वह 100% सही नहीं है। सच्चाई यह है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान व्यवहारवाद के समान एक प्राकृतिक विज्ञान है, न कि यह मेटाफिजिकल साइंस या तत्ववादी विज्ञान था। अर्थात बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने जो गेस्टाल्टवादियों के काल्पनिक या रहस्यमयी भाषा का उपयोग किया कि यह जो है मिथिकल है या रहस्यवादी है, तो इसकी आलोचना की और कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, गेस्टाल्टवादी मेटाफिजिकल साइंस है, तात्विक विज्ञान है, इसलिए यह इस तरह की आलोचना करना उचित नहीं है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की आलोचना आइसोमॉर्फिज्म या समकृतिकर्ता के दैहिक पूर्व कल्पनाओं के आधार पर भी की जाती है। उसका मस्तिष्क में बनने वाले नक्शा का आइसोमॉर्फिक प्रिंसिपल अपने आप में एक विभिन्न काल्पनिक पूर्व कल्पना, स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन है, जिसका सबूत केवल इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। इस तरह की पूर्व कल्पना के प्रयोगात्मक परिणाम इनडायरेक्ट हैं। इस तरह की पूर्व कल्पना में
एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से जो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की आलोचना आइसोमॉर्फिज्म के आधार पर दैहिक पूर्व कल्पनाओं के फिजियोलॉजिकल एजम्पशन के कारण भी की गई, और स्पेकुलेटिव एक्सप्लेनेशन विचित्र काल्पनिक पूर्व कल्पना है जिसका सबूत केवल अप्रत्यक्ष है। इस आधार पर भी पूर्व कल्पना के प्रयोगात्मक परिणाम अप्रत्यक्ष होते हैं। इस तरह की पूर्व कल्पना के प्रयोगात्मक परिणाम की वैधता, वैलिडिटी तथा एक्सेप्टेंस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसा कहते हुए मनोवैज्ञानिकों ने इसका भी विरोध किया। पांचवें जो वर्ग के आलोचक थे या विरोधी थे, उनका कहना था कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए उनके डिजाइन उत्तम क्वालिटी के नहीं थे, साथ ही साथ नॉन स्टैटिस्टिकल तथा नॉन क्वांटिटेटिव वो होते थे। उनका सांख्यिकीय परिकल्पना नहीं की जा सकता था, सांख्यिकीय गणना नहीं की जा सकती थी। उनका आधार इंट्रोस्पेक्शन है जिसे रिप्लिकेट करना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, आलोचकों का यह भी मत है कि उनके प्रयोगों में प्रयोग को अनावश्यक अननेसेसरी क्यूज दे दिया जाता था, मतलब संकेत दे दिया जाता था, और जिसके आधार पे प्रयोग करने की बात की जाती थी। उनके समस्या समाधान क्षमता को अज्ञात ढंग से प्रभावित करता था। इनसे उनके प्रयोग के परिणाम बायस्ड हो जाते थे या पूर्वाग्रसित हो जाते थे। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो ये आरोप लगाए गए थे उसकी भी आलोचना की और उनके जो आरोप थे उसको काट दिया, यह कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि स्टैटिस्टिकल इसका डाटा नहीं होता है और इसका परिणाम क्वांटिटेटिव नहीं होता है। इस आधार पे उन्होंने इसकी आलोचना की। छठा आरोप या आलोचना यह भी कहा जाता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कोई नया विज्ञान नहीं था तथा इसके नियम लंबे अरसे से उपयोग में थे, परंतु कुछ लोगों का मत है कि यह एक वैध आलोचना नहीं है। दूसरे वर्ग के जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह आलोचना वैलिड ही नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान का कोई भी संप्रदाय जिसका जन्म अचानक हुआ ही नहीं है। सारे संप्रदाय हैं जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी संप्रदाय के विरोध में, किसी कारण के वजह से या पूर्ववर्ती कारकों के वजह से ही हुआ है, एंटीसीडेंट फैक्टर्स के वजह से हुआ है, जिसमें कि उस संप्रदाय का बीज छुपा हुआ होता था। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के छात्र होने के नाते आप लोग पढ़े होंगे कि जितने भी मनोविज्ञान के कोई न कोई कॉन्सेप्ट्स हैं उसके पीछे पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिकों का हाथ रहा। यही बात गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों के भी साथ हुआ। अतः यह कह देना कि जो है मनोविज्ञान के लिए गेस्टाल्ट मनोविज्ञान नया नहीं है, पुराना है, या इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, यह सर्वथा अनुचित होगा। एक अन्य आलोचना का वर्ग था जिसमें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर यह आरोप लगाया गया कि मनोविज्ञान में पास्ट एक्सपीरियंस को मान्यता नहीं दी गई है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के नियम को पूर्णतः जन्मजात माना है। व्यवहारवादियों के अनुसार गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों की यह एक भूल थी जिसमें उन्होंने अन्य कोई फैक्टर्स को नहीं मानते हुए प्रिंसिपल ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में बाइबॉर्न फैक्टर्स को महत्ता दिया। लेकिन सच तो यह है कि इन विरोधों के बावजूद, इन आलोचनाओं के बावजूद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के रूप में माना गया और आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसे संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है, उसको पैदा करने में, उसके उत्पत्ति करने में गेस्टाल्टवादियों का बहुत बड़ा हाथ था। गेस्टाल्टवादियों का संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बौद्धिक पितामह के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इंटेलेक्चुअल फोरफादर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग रहा, क्या क्या देन रहा,
उन देनों के बावजूद भी बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने इनकी आलोचना भी की है और इनकी कमियों को भी बताया है। अब हम यहाँ अंत में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे कि आज के डेट में मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या महत्व है और किस स्थिति में है। सबसे पहले तो यह जान लिया जाए कि 1914 से 18 का जो विश्व युद्ध था, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की पैदाइश उसी समय के आसपास से हुई और 30 वर्षों तक गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के इतिहास में छाया रहा, बहुत ज़्यादा छाया रहा और यह काफ़ी उस समय फला फूला, ऐसा भी कहा जा सकता है। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण की महत्ता उनके सहयोगियों एस एट अल ने कई ऐसे अध्ययन किए जिससे कि उसकी महत्ता काफ़ी बढ़ी और संगठनात्मक विचारधारा गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के अवधारणाओं पर आधारित एक आधुनिक विचारधारा मानी जाती है, जिसका कि उपयोग मेमोरी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। टुबलिंग एवं डोनाल्डसन तथा एंडरसन तथा बावर ने एक एक प्रयोग किया जिसमें सीखने तथा स्मृति के परसेप्चुअल फैक्टर्स की भूमिका का अध्ययन किया। इन अध्ययन में सीखना तथा स्मृति के बारे में गेस्टाल्टवादी विचारधाराओं की तुलना संरचनावादी विचारधारा से की गई। उसी तरह से चिंतन तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के विचारधारा को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञानियों द्वारा उपयोग में काफ़ी लाया गया। इस तरह से हम देखते हैं कि आज का जो कंप्यूटर साइंस है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रखता है, उस महत्वपूर्ण पार्ट को भी कहीं न कहीं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान प्रभावित किया। गेस्टाल्टवादियों द्वारा होल पार्ट साइकोलॉजी के विभिन्न तरह की जटिलताओं के कारण विज्ञानियों को अभिरुचि को काफ़ी सजग रखा। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञानी कुछ ऐसे मॉडल तथा प्रविधि की खोज कर रहे हैं जिसमें इन जटिलताओं का समाधान आज भी ढूंढ रहे हैं। यद्यपि गेस्टाल्टवादी द्वारा किए गए प्रयोगों से उनके संप्रदाय को कोई खास लोकप्रियता नहीं मिली, फिर भी इस मनोविज्ञान के द्वारा किए गए मैकेनिस्टिक तथा एनालिटिकल सिस्टम का री एग्जामिनेशन तथा री एवोल्यूशन के द्वार खोलने का बहुत बड़ा काम किया। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि क्रमबद्ध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में सार्थक परिवर्तन हुए हैं। पुराने समय से लेकर आज के समय तक काफ़ी परिवर्तन इसमें देखे गए। इसी का परिणाम है कि कॉन्सेप्ट्स उत्तम संप्रत्यय आज भी उपयोग में लाए जा रहे हैं। अमेरिकन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सशक्त प्रभावों का ही प्रतिफल है। अतः कहा जा सकता है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के रूप में फिर से जागृत हो गया या फिर से पैदा हो गया। अतः कॉग्निटिव साइकोलॉजी को कभी कभी कुछ मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का ही नया रूप, नई पैदाइश के रूप में देखते हैं। इस तरह आज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का पूरा पाठ समाप्त होता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में वर्दाइमर, कोहला एवं कोफकर के योगदानों की चर्चा हुई। उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कंट्रीब्यूशंस की चर्चा हुई, जिसमें परसेप्शन का जो फील्ड है वह उनको विशेष स्थान देता है। शिक्षण के क्रम में उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत, स्मृति एवं चिंतन के संबंध में उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत की चर्चा के उपरांत आज हमने देखा कि वर्तमान परिस्थिति में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आज के डेट में भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के रूप में हम लोग के बीच में जिंदा है और गेस्टाल्टवाद की नींव को मजबूत कर रहा है। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले दिन अगले पाठ की शुरुआत होगी और अगले दिन हम लोग साइको एनालिसिस, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद या के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।